तो इस पार्ट में आपका स्वागत है बेटा। ये वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेशनल इनकम यानी जो राष्ट्रीय आय था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और ये वो वीडियो है जिसमें मैं आगे कुछ चैप्टरों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। प्लीज मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप पहले वाली वीडियो के क्वेश्चन, क्योंकि देखो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में याद करना काफी आसान होता है। आप क्वेश्चन देखोगे उसका आंसर याद कर लोगे, क्वेश्चन देखोगे उसका आंसर याद करोगे तो बहुत आसान हो जाता है याद करना। ठीक है, इसीलिए हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? अभी हमारे पास देखो जो चैप्टर में आज कवर करने वाला उसमें एक मुद्रा है, एक बैंकिंग है, एक सरकारी बजट है, एक विनिमय दर है, भुगतान शेष है। इसका मतलब 5 चैप्टर में कवर करने वाला हूं। फिर बचेगा हमारा सिर्फ समग्र मांग समग्र पूर्ति से रिलेटेड, जिसमें बेरोजगारी डॉल सब मैं एक ही साथ कवर कर दूंगा। तो 3 वीडियो में आपकी समष्टि में खत्म करने जा रहा हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम मैंने जो है वीडियो जो बनाई थी वो एक ही वीडियो में मैंने सारा दे दिया था, या बहुत सारे टीचर भी ऐसा ही करते हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ दे देते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा पैटर्न क्यों नहीं पकड़ा है? ऐसा कई बच्चों को मानना भी या सोचना भी हो सकता है। तो बेटा देखो उसका रीजन ये है, मैं रीजन बता देता हूँ कि मैंने एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन इसलिए डाले क्योंकि देखो जब मैं क्वेश्चन की आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट यूट्यूब पे देखते हो, चाहे मेरे चैनल पे चाहे किसी भी चैनल पे आप देखते हो, तो आपके अंदर एक जोश आता है, यस अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा था, अभी तक तो मैं सिर्फ सोया हुआ था, बट अब मैं ये क्वेश्चन पढ़ करके 3 मार के आऊंगा। तो ये ना आपके दिमाग में आती है बात, आती नहीं आती? तो आप क्या करते हो, फटाफट से क्वेश्चन की लिस्ट देखते हो, फटाफट से नोट डाउन कर लेते हो या फिर उनके स्क्रीनशॉट्स ले लेते हो और एक कर पढ़ना स्टार्ट करते हो। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पढ़ते 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 कुछ टाइम बाद बोरियत हो जाती है और फिर मन करता है छोड़ना, कौन पढ़ रहा है भाई। यही है, हर किसी के साथ यही है। तो मैंने क्या करा, जानबूझ के चैप्टर्स में तोड़ दिया उसको, मतलब कि पहले 4 चैप्टर कवर किए, तो 4 चैप्टर कवर किए तो उसमें आप अगर उनको पढ़ लोगे तो ज्यादा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रखे हैं, मतलब डिफरेंस के साथ मिला करके 6 क्वेश्चन रखे हैं। तो आप उन 6 क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपके अंदर थोड़ा ये रहेगा कि चलो 4 चैप्टर तो हो गए। तभी आप सेकंड वीडियो पे आओगे जब आपने फर्स्ट वीडियो कवर कर लियोगे। तो ज्यादा क्वेश्चन मैं अभी भी नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, कम ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जैसे इसमें मैंने अभी 10 क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन मैं और लिखूंगा इसके बाद, तो 11 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो 11 और 6 17 और अगली जो वीडियो आएगी उसमें शायद 4 या 5 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे। ठीक है, तो वही 21-22 क्वेश्चन जो भी बनने हैं वही बनेंगे, उससे ज्यादा तो आपके बनने वाले भी नहीं है। क्लियर हो गया? तो बेटा कोशिश करो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आप अच्छे से याद कर लो उसको। ठीक है ना, ऐसे में याद करना काफी आसान हो जाएगा आपको कि पहले ही करा 4 चैप्टर निपट गए, अब ये 5 चैप्टर 9 चैप्टर निपट गए, तो एक अंदर से आत्मविश्वास से बढ़ जाता है, यस हमने 9 चैप्टर निपटा लिए। क्लियर हो गया? और फिर उसके बाद अगले 3 चैप्टर जो मैं एक साथ समाप्त कर दूंगा। क्लियर हो गया ना? चलो, तो अभी हम इन 5 चैप्टरों की बात करने वाले हैं। इस 5 चैप्टरों में क्या क्या है समझते हैं। सबसे पहले देखो मैंने जानबूझ के जो लिखा है इस बार वो पैटर्न अकॉर्डिंग है बेटा। ये पहले 3 क्वेश्चन मुद्रा चैप्टर के हैं, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक के जो क्वेश्चन जो जा रहे हैं 2 क्वेश्चन ये हमारे बैंक के चैप्टर के हो गए, और देन इसके बाद ये सरकारी जो बजट है बेटा उसका है, ये विनिमय दर का है, और ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। इस तरह से मैंने आपको ये तोड़ के दिया हुआ। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है मुद्रा के कार्य। बेटा मुद्रा के कार्य आपको पढ़ने ही पढ़ने, याद रखना बहुत अच्छे से पढ़ने, क्योंकि आपसे कोई सा एक फंक्शन यानी कोई सा एक कार्य आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, जब भी आप कोई कार्य को समझाओ, चाहे आप उसको जमा के रूप में समझाओ या भविष्य में पेमेंट करने के रूप में समझाओ, या ठीक है एक्सचेंज आदान प्रदान के वे में समझाओ, कैसे भी समझाओ, जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एक एग्जांपल जरूर समझाना। जैसे मान लो आपके पास आता है कि भविष्य में जो पेमेंट होती है ना, जो वो काफी आसान हो जाती है, यही है ना स्थगित भुगतान वाला जो पॉइंट है, वो आपको अगर पूछा जाता है तो पहले तो स्थगित भुगतान क्या होता है, फिर मुद्रा में उसको कैसे सॉल्व किया, पहले क्या दिक्कत आती थी, बाटा सिस्टम में क्या दिक्कत आती है वो भी लिखना है। ठीक है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या दिक्कत आती है वो भी लिखना है, और उसके बाद फिर एक एग्जांपल लिखना है, तो काफी अच्छा फ्रेम हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश, मतलब जो भी आंसर इस तरह से देना बेटा। ठीक है, इस तरह से कोशिश करना। दूसरा, मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति को परिभाषित करें। मुद्रा की पूर्ति की डेफिनेशन बेटा हर एक बच्चे को आज के टाइम पे पता है, और ये भी पता होता है कि वो प्रवाह है या वो स्टॉक है। ठीक है, ये भी बच्चे को पता होता है कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो प्रवाह होता है या स्टॉक होता है, तो ये तो पता होता है। बट कई बार क्वेश्चन है, देखो एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि मुद्रा क्या होता है, मुद्रा क्या होता है, ये बोर्ड में पूछा हुआ है, तो इसका मतलब आपको इस बार मुद्रा की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मुद्रा क्या होता है, मुद्रा की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मनी की डेफिनेशन, साथ में मनी सप्लाई की डेफिनेशन तो हमेशा से इंपॉर्टेंट बनी रहती है। इसके अलावा इनके तत्वों को या घटकों को समझे बताइए। इसमें 2 के पूछ रहा है, मुद्रा के तत्व या मुद्रा के घटक, या मुद्रा की पूर्ति के घटक। अब मुद्रा की पूर्ति में बेटा आपका M1, क्योंकि बाकी तो कोर्स में है ही नहीं, आपका M2 M3 M4 आपको पूछा नहीं जा रहा, तो M1 के अंदर जो चीजें आती है वो आप इसके अंदर लिख के आओगे, किसके अंदर, मुद्रा की पूर्ति के घटक। बट अगर वो मुद्रा के घटक पूछ रहा है, मुद्रा के घटक क्या होता है, तो मुद्रा के घटक बेटा आपके होते हैं कॉइन्स हो गए, सिक्के, नोट्स हो गए, तो कॉइन यानी सिक्के हो गया, नोट हो गया, ई मनी यानी जो इलेक्ट्रॉनिक जो मुद्रा होती है वो, ठीक है, बैंक का ड्राफ्ट, चेक, ये सब चीजें जो होती है वो मुद्रा के घटक होते हैं। तो समझ जाना, मुद्रा के घटक अलग होते हैं बेटा, और मुद्रा की पूर्ति के घटक अलग है। मुद्रा की घटक अगर आपसे पूछेगा तो मुद्रा घटक में क्या लिखोगे,
आपके सिक्के हो गए, आपके नोट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक यानी ई मनी हो गया, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, इस टाइप की चीजें। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर मुद्रा की पूर्ति के घटक पूछेगा तो उसमें M1 को डिफाइन कर लेना जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। क्लियर। उसके अलावा प्राथमिक जमाएं, गौण जमाएं जिसको हम सहायक जमाएं भी कहते हैं, और मांग जमाएं क्या होती है बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना इस बार के लिए। ठीक है। साथ ही साथ केंद्रीय बैंक के कार्य भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी एक कार्य आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया है बेटा, मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया को आपको अच्छे से पढ़ना। ये भी याद रखना कि ये बेटा बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि कौन करता है। बेटा वाणिज्य बैंक की होती है, बहुत सारे केंद्रीय बैंक की लिख के आते हैं, केंद्रीय बैंक नहीं करता बेटा, ये वाणिज्य बैंक है। तो वाणिज्य बैंक की जो मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया को व्यक्त कीजिए एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण सहित। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एक संख्यात्मक उदाहरण का प्रयोग करते हुए, यानी आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना है और ये बताना है कि अगर आरक्षित जमा अनुपात, जिसको मैं अगर मान लो यहाँ पे LRR बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, CRR या LRR बोल देता हूँ मैं, अगर मैं कमी या वृद्धि करूँ तो कमी या वृद्धि किस प्रकार एक बैंकिंग प्रणाली की साख निर्माण शक्ति को प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती है। तो देखो आपको पता है LRR एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, CRR और SLR, ये दो चीजें आती है LRR के अंदर, ये तो आपको पता है। अब आपको पता है फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/LRR। ठीक है। अगर आपको SLR नहीं दिया तो 1/CRR भी हो जाता है फॉर्मूला, 1/CRR बोल लो या LRR बोल लो। ठीक है, अभी तो समझने की कोशिश करना। अब इसमें एक चीज पता, जो देखो एक नंबर में भी बन जाता है इसके अंदर से क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको तैयारी क्या करनी है, जैसे मान के चलो कि एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैं LRR का रेट ले रहा हूँ 10%, तो 10% अगर मैं लेता हूँ तो ये 1/10% हो जाएगा। तो 10% मतलब 10/100% रहोगे तो नीचे 100 आएगा, वो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 100/10 हो जाएगा। तो 10 टाइम्स आ जाएगा, क्या जाएगा 10 टाइम्स। अगर मैं इसको मान लो 20% लेता तो कितना आता बेटा मेरा, ये आता मेरा 5 टाइम्स। क्लियर है, क्योंकि परसेंट का 100 नीचे आएगा, 20/100 होगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 5% लेता तो कितना आता, तो 5/100 होता, 100 ऊपर चला जाता, 5 दूनी 10, 20, 20 टाइम्स आ गया। क्या समझने में आ रहा है, समझने में ये आ रहा है कि अगर मैं आरक्षित जमा अनुपात को जितना ज्यादा करता हूं उतना मेरा जो मनी क्रिएशन होता है, यानी जो आपका जो साख निर्माण होता है वो उतना क्या होता है, कम होता है। और जितना मैं ये आरक्षित जमा अनुपात को कम करता हूं, जैसे मैं कम करता हूं तो जो मेरा जो साख निर्माण है वो ज्यादा होगा। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसमें विपरीत संबंध है। ठीक है, LRR वाले में LRR और जो मुद्रा निर्माण, जो साख निर्माण हो रहा है उसमें विपरीत संबंध है। LRR जितना ज्यादा होगा साख निर्माण उतना कम होगा, LRR जितना कम होगा साख निर्माण उतना ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा सरकारी बजट के उद्देश्य, हर एक उद्देश्य को ध्यान से पढ़ना, एकदम ध्यान से। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ बजट कैसे अमीर और गरीबों के बीच में जो गैप है उसको कम कर देता है, सरकार अपने बजट से कैसे स्थिरता लाने की कोशिश करती है, सरकार अपने बजट के वे से कैसे संसाधनों का जो आवंटन उसको अच्छे से कर लेती है। तो इस टाइप का कोई भी एक आपको उद्देश्य पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक फालतू का क्वेश्चन और बेटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं दोबारा बोल दूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा क्या है, क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और कई टाइम से रुका हुआ है, तो ये हो सकता है धप्पा कर जाए। ठीक है, कोई सा भी एक पॉइंट इसमें से। उसके अलावा स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर के गुण और अवगुण आपको अच्छे से पता होने चाहिए। स्थिर विनिमय दर या लोचशील जिसको हम बोलते हैं, नम्य विनिमय दर, उसके आपको क्या है मेरिट और डिमेरिट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें एक चीज और याद है, तो मेरिट डिमेरिट तो इन दोनों के पता होने चाहिए। बाकी एक और होती है आपकी प्रबंधित तरणशीलता, गंदी तरणशीलता। ठीक है, वो भी आपको अच्छे से पता नहीं, तो गंदी प्रबंधित तरणशीलता, हाँ वही है, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये वाली तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया, ये आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया, और वो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो मैनेज वाले को भी पढ़ लेना, क्योंकि उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो डेफिनेशन तीनों की पता होनी चाहिए, बट गुण अवगुण इसके जरूर याद करना, क्योंकि अगर कोई डिफरेंस भी आता है तो आप गुण अवगुण की सहायता से ना वो डिफरेंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर हो गया, तो 8 क्वेश्चन तो आपके पास सामने ये हो गया। 9वां क्वेश्चन आपका जो है वो है बेटा विनिमय दर की मांग। विनिमय दर की मांग और पूर्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्रोत आपको पता होने चाहिए। विनिमय दर की मांग और पूर्ति के स्रोत कोई से भी 2 या 3 आपसे पूछे जा सकते हैं। चालू खाता और पूंजी खाता के घटक क्या होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, पहले उनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, साथ में उनकी घटक भी पता होने चाहिए। तो ये वो 10 क्वेश्चन है जो कि बेटा आपको अच्छे से रट्टा मारना है और फटाफट से इनके आंसर जो भी है, जैसे 10 क्वेश्चन है
तो मैंने क्वेश्चन याद करने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको आंसर याद करने के लिए कहा, ठीक है। तो आपको इनको आंसर जो है रट्टा मार लेने फटाफट से, और जितना जल्दी हो सके ना प्रिपेयर कर लो, ताकि पेपर के टाइम पे ज्यादा ना बर्डन ना आए, ठीक है। वैसे छोटा सा दिमाग है, उस पर ज्यादा बर्डन डालोगे तो और दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। तो इसलिए कोशिश करो अभी याद कर लो, ठीक है। एक दो बार तो अभी कम से कम पढ़ लो इनका आंसर, ताकि जब हम पेपर के नजदीक आए तो तीसरी चौथी बार रिवीजन हो या पांचवी बार रिवीजन हो तो जल्दी याद हो जाता है। अगर आप कम से कम 2-3 बार अभी पढ़ लेते हो, अभी टाइम है आपके पास, तो फिर पेपर के टाइम पे जब वो क्वेश्चन आएगा सामने, मतलब जब पेपर से 1-2 दिन पहले जब रिवीजन करोगे तो जल्दी दिमाग में और जल्दी घुस जाएगा। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करो जरा फटाफट से 10 क्वेश्चन ये। अब आगे देखिए बेटा थोड़ा सा, अगला है अंतर स्पष्ट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति के बारे में पता होना चाहिए, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय के बारे में पता होना चाहिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये तीनों बेटा गवर्नमेंट बजट से है बेटा। किससे? गवर्नमेंट बजट, यानी सरकारी जो बजट वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड है, तो मैंने एक साथ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन तथा मूल्यह्रास, और घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि तथा मूल्यह्रास, यह आपका विनिमय दर वाले चैप्टर से है। किससे? विनिमय दर वाले चैप्टर से, ठीक है ना। और उसके बाद ये हमारे पास जो तीन नीचे के आ रहे हैं हमारे पास, स्वायत्त मदे तथा समायोजक मदे, स्वायत्त मदे तथा समायोजक मदे, व्यापार आधिक्य तथा व्यापार घाटा क्या होता है, और भुगतान शेष तथा व्यापार शेष। देखो भुगतान शेष व्यापार शेष तो इसलिए लिखा मैंने, जानबूझ के लिखा है क्योंकि आपको चैप्टर की बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। बाकी आपको दो मेन ऊपर वाले कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे कि व्यापार आधिक्य व्यापार घाटा क्या होता है। तो व्यापार आधिक्य का मतलब होता है ट्रेड सरप्लस। ये तब होगा आपको जब आपका जो है एक्सपोर्ट यानी निर्यात ज्यादा होगा आयात से, तो आपको आधिक्य होगा। बट अगर आपका निर्यात कम हो जाता है और आयात ज्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको घाटा होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। कई बार इसमें व्यापार आधिक्य व्यापार घाटा की जगह ना आपसे पूछ लेता है कि जो चालू खाता घाटा क्या होता है, चालू खाता जो शेष घाटा है वो होता क्या है। तो चालू खाता घाटा तभी होगा जब आपको डेफिनेशन अच्छे से पता होगा बेटा, तो ध्यान से तभी पता चलेगा ना इसके बारे में। उसमें क्या आता है, चालू खाता में आता क्या है, एक तो जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, जो गुड्स है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, निर्यात आयात आता है, सेवाओं का भी निर्यात आयात आता है, और एक पक्षीय जो ट्रांसफर या अंतरण होता है वो आता है। क्लियर? यही होता है ना। तो इसमें करना क्या है आपको, इन तीनों से, यानी खासकर जो वस्तु और सेवाओं के निर्यात और आयात से, वस्तु और सेवाओं के निर्यात और निर्यात से, हम निर्यात की बात कर लेते हैं। वस्तु सेवाओं का जब निर्यात जो है ज्यादा हो जाएगा वस्तु और सेवाओं के आयात से, तो निर्यात ज्यादा होगा तो उस टाइम पे चालू खाता में क्या चल रहा होगा, आधिक्य चल रहा होगा। बट इसमें भी सेम वही, अगर आपका आयात ज्यादा हो जाए, वस्तु सेवाओं का आयात ज्यादा हो रहा है और वस्तु सेवाओं का निर्यात कम हो रहा है, आयात ज्यादा निर्यात कम हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको चालू खाता में भी क्या देखने को मिलेगा, घाटा देखने को मिलेगा। इसलिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है, वो तो डेफिनेशन से कवर हो जाता है। इसमें एक चीज याद रखना, आपको डिफरेंस तो आपको पता होना ही चाहिए, डिफरेंस तो गारंटीड है। साथ में ये भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि ये पॉइंट्स हैं, इनमें से बताओ कौन सा राजस्व व्यय कौन सा पूंजीगत व्यय। ये क्वेश्चन है जिसमें क्या है, इनमें से कौन सा राजस्व प्राप्ति है और कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है। ये क्वेश्चन है जिसमें इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। या फिर ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि ये भुगतान से इसमें चालू खाता में आएगा या पूंजी खाता में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बेटा पेपर में, ठीक है। आजकल इन्हीं का ट्रेंड चल रहा है। तो देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो मैं देखो एक क्लास देने वाला हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता होगा शायद इसके बारे में, तो मैं उनको क्लास दूंगा। बट आपके लिए ना, आप इस प्लेलिस्ट में जाओ, समष्टि वाली प्लेलिस्ट में जाओ बेटा, सारे सबसे नीचे जाओगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। किस किस से रिलेटेड, कि ये चालू खाता पूंजी खाता किस में जाएगा, ठीक है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा वो भी जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी अभी इससे पहले वाली, इसमें था, इसमें भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं, घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं, या फिर ये आपका अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, या आपका प्रवाह है या स्टॉक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा इनकी तो आपको आपके लिए सारी वीडियो बनी पड़ी है, आप ऑलरेडी उसमें जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे क्या है वीडियो छोटी छोटी वीडियोस पड़ी हुई, ठीक है ना, हर एक टॉपिक के ऊपर। तो वो वीडियो अगर आप देख लेते हो तो वो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आता हो तो ये इन क्वेश्चनों में तो आपके नंबर कटने वाले नहीं है कि ये बताओ ये जो स्टेटमेंट है ये स्टॉक है या प्रवाह है, ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा, घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा, ये आपका राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय, इस टाइप के जो भी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, इस टाइप के मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। छोटी छोटी वीडियो है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, शायद मुश्किल से 10-12 मिनट की मुश्किल से वीडियोस होंगी, तो आप उनको देख सकते हो, तो आपको वो अच्छे से कवर हो जाएगा।
क्लियर है? तो ये आपके क्या नाम है 5 और पहले 4 9 चैप्टर हो गए तो बेटा खत्म हो गए। अब रह गए एक वीडियो जिसमें मुझे जो बचा हुआ पोर्शन रह गया समष्टि का वो मैं आपको बताऊंगा और आप उसे अच्छे से कर लेना। क्लियर हो गया? प्लीज इसको 2-3 दिन के अंदर अंदर याद कर लीजिए सब चीज को, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स तो कर ही सकते हो, ठीक है? या फिर इंस्टा पे आप डायरेक्ट मैसेज कर लेना, वहां पे मैं आपको जो भी सॉल्यूशन भेजते हो सके मैं आपको दूंगा। क्लियर? चलो मिलते हैं फिर उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा जिसमें हम जो रिमेनिंग पोर्शन करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।